हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस नई वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं खांसी होने पर कौन सी दवा दी जाती है। सभी प्रकार के खांसी की दवाइयों की जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में इस वीडियो में दी गई है। इन सभी दवाइयों का पता जो है वो सबको होना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। उसके साथ साथ आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कफ के बारे में, खांसी के बारे में कि खांसी जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा ड्राई कफ जिसे सूखी खांसी कहा जाता है, दूसरा होता है वेट कफ जिसे गीली खांसी या बलगम वाली खांसी कहा जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्राई कफ और वेट कफ के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों के मेडिसिन जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता किया जाता है कि हमारे को ड्राई कफ है या फिर से वेट कफ है, क्योंकि यहाँ पे ड्राई कफ की मेडिसिन अलग आती है और वेट कफ की मेडिसिन अलग आती है। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आप लोगों को ड्राई कफ की मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, देन फिर आप लोगों को वेट कफ के मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ कि सूखी खांसी में कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग की जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ड्राई कफ मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन टैबलेट है जिसका उपयोग जो है वो कफ में किया जाता है। ये क्या करता है तो यह ब्रेन के कफ सेंटर को सप्रेस करता है। हमारे ब्रेन में जो है ना वो एक पोजीशन पे कफ सेंटर होता है और वो क्या करता है तो सप्रेस करता है। हम मानिए एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन टैबलेट हम लिए, उसको लेने के बाद जब वो अपना एक्शन शो करेगा तो डायरेक्टली वो क्या करेगा हमारे ब्रेन में जो कफ सेंटर है उसे जाके वो सप्रेस करेगा। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा तो हमारा कफ जो है वो कम बनेगा, या कफ नहीं बनेगा तो हमारा खांसी जो है वो क्या हो जाता है ठीक हो जाता है। अब हम देखते हैं अगले मेडिसिन को। तो दोस्तों ड्राई कफ के लिए जो अगली मेडिसिन है वो हमारा क्लोरफेनेरामाइन है। ये एक एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिनिक क्लास की ड्रग है। एंटी का मतलब आपको पता है अगेंस्ट और एलर्जी का मतलब आपको पता ही है। तो एलर्जी के अगेंस्ट जो काम करता है वो हो गया। हिस्टामिन क्या होता है तो दोस्तों देखो हमारे बॉडी में जो है ना हिस्टामिन रिलीज होती है। ये एक प्रकार का केमिकल होता है। ये शरीर के लिए अच्छे भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं। अगर हिस्टामिन हमारे शरीर में ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो वो क्या करता है हमारे को जो है वो रनी नोज हो गया, वाटरी आइज हो गया, स्नीजिंग हो गया, ठीक है, सर्दी खांसी ये देखने के लिए मिल सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे हिस्टामिन अगर ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उसके लिए भी दवा बनाई गई है जो कि यहाँ पे एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन बनाई गई है। मतलब कि हिस्टामिन के अगेंस्ट जो काम करता है उसे हम एंटी हिस्टामिन कहते हैं। और हिस्टामिन क्या है तो बॉडी में केमिकल रिलीज होती है और वही अगर अधिक मात्रा में रिलीज हो रही हो तो बॉडी के लिए वो हेल्पफुल नहीं होती है। तो क्लोरफेनेरामाइन का उपयोग ड्राई कफ मतलब कि सूखी खांसी, रनी नोज, नाक बहना, वाटरी आई, आंखों से पानी आना, स्नीजिंग, छींक आना, तो इन सभी में किया जाता है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे जो है वो मेडिसिन के पैकेजिंग पर देख सकते हैं कि क्लोरफेनेरामाइन मेल्ट टैबलेट जो है वो आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पे जितनी भी सारी दवाइयों के बारे में मैं बताऊँगा उन सभी दवा का उपयोग आप लोगों को खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको दवाइयों का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगली हमारी मेडिसिन जो है वो दोस्तों कॉरेक्स डीएक्स नाम से आता है और इसमें क्या होता है तो क्लोरफेनेरामाइन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन होता है। इसका उपयोग ड्राई कफ, सूखी खांसी, रनी नोज, नाक बहना, वाटरी आई, आंखों से पानी आना, स्नीजिंग, छींक होना, तो इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। जानते हैं हम अगले सिरप के बारे में। तो दोस्तों अगला सिरप हमारा टुसवाश सिरप है जिसका इस्तेमाल ड्राई कफ, सूखी खांसी, रनी नोज, नाक से पानी आना, वाटरी आई, आंखों से पानी आना, स्नीजिंग, छींक आना, उसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। देखो यहाँ पे ड्राई कफ जितने भी सिरप है ना तो मैंने तो आपको बता ही दिया कि ड्राई कफ में कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो यूज़ सभी के जो है ना वो सेम ही होने वाले हैं। नेक्स्ट सिरप जो है वो दोस्तों कॉफसिल सिरप है और इसका इस्तेमाल जो है वो ऑफकोर्स ड्राई कफ में किया जाता है, ठीक है, स्नीजिंग, इचिंग इस सब में किए जाते हैं इसका उपयोग। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिरप पे भी लिखा हुआ है कफ सिरप, ठीक है, मतलब कि कफ में जो है वो इस सिरप का हम उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं अगले सिरप के बारे में कि अगला कौन सा सिरप है
तो अगला सिरप दोस्तों जो हमारा आता है वो यहाँ पे बेनाड्राइल सिरप आता है। इसका उपयोग ड्राई कफ, रनी नोज, वाटरी आई, स्नीजिंग इन सभी में किया जाता है। सिंपल सा आप समझ लीजिए कि ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी हो रहा है किसी भी व्यक्ति को, तो उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। अब जान लेते हैं हम इंजेक्शंस के बारे में। क्या होता है ना, कभी कभी सेवियर कंडीशन होता है, हम कफ सिरप या मेडिसिन काफ़ी टाइम यूज़ कर लिए, उसके बाद फिर भी जो है वो हमारा कफ ठीक नहीं हो रहा है, ड्राई कफ ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, डॉक्टर इंजेक्शंस लिखते हैं या इंजेक्शंस देते हैं। तो कौन कौन से इंजेक्शंस का प्रयोग किया जाता है ड्राई कफ को ठीक करने के लिए? तो डेक्स्ट्रोमिथासोन और एविल 25। तो डेक्स्ट्रोमिथासोन क्या होता है? तो ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है और इसका इस्तेमाल जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव में किया जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन को ठीक करने में किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे एविल 25 के बारे में, तो दोस्तों एविल 25 जो है वो एंटी हिस्टामिनिक क्लास की ये ड्रग होती है। ठीक है, या फिर से एंटी एलर्जी में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि हिस्टामिन क्या होता है, हमारे बॉडी में रिलीज होता है। हिस्टामिन एक अच्छी चीज़ होती है, अच्छी केमिकल होती है, बट वो अधिक रिलीज होने लगता है तो हमें सर्दी, खांसी, आंखों से पानी आना, ये सभी देखने के लिए मिलता है, जो कि एलर्जी में ये सभी सिम्टम्स आते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए किसका, एविल 25 का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन में से ये एक आती है और ये क्या, लिटिल सीडेटिव एक्शन अपना शो करती है। अब हम जान लेते हैं, देखो कुछ एलर्जी सिम्टम्स भी हम देख लेते हैं कि एलर्जी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इससे आपको जो है ना सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, ट्रबलिंग ब्रीदिंग मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम होना, ईचिंग खुजली होना, उसके साथ साथ स्नीजिंग छींक आना, रनी नोज नाक बहना, हेडेक सर दर्द होना, रेड और वाटरी आई आँख लाल होना, आँखों से पानी आना, उसके बाद रैश मतलब कि हाथ खुजलाना, हाथ पे जो है वो लाल धब्बे टाइप के आ जाने। तो ये सभी आप लोगों को जो है वो एलर्जी के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इन बातों का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखते हैं अगले ड्राई कफ मेडिसिन को। तो मोन्टेलुकास्ट टैबलेट, इसमें क्या होता है, तो मोन्टेलुकास्ट सोडियम और लिवोसिट्रिजिन होता है और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है दोस्तों, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डब्बे के पैकेजिंग पे मतलब कि मेडिसिन के पैकेजिंग पे कुछ इस प्रकार से आप लोगों को सैम्पल देखने के लिए मिलता है आईपी। तो इसका मतलब क्या होता है, तो आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, और बीपी देखने के लिए मिलता है तो बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, और यूएसपी देखने के लिए मिलता है तो यूएसपी का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब दोस्तों मेन बात आती है कि ये फार्माकोपिया क्या होता है। तो फार्माकोपिया जो है ना वो एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी लिखी हुई होती है। अगर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान किसी भी प्रकार की एरर देखने के लिए मिलती है मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में, तो उससे ठीक कैसे किया जाता है वो भी फार्माकोपिया के बुक पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप समझ सकते हो कि अगर आईपी लिखा हुआ है तो वो इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे मेडिसिन बनी हुई है। बीपी है तो ब्रिटिश, यूएसपी है तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब हम जानते हैं मोन्टेलुकास्ट टैबलेट का उपयोग। तो ड्राई कफ, सूखी खांसी, रनी नोज, नाक बहना, स्नीजिंग, छींक आना, ईचिंग, आंखों से मतलब ईचिंग खुजली होना। ठीक है, तो इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। देखो मोन्टेलुकास्ट का क्या उपयोग है, तो सबसे पहली चीज़ की ड्राई कफ में इसका उपयोग किया जाता है। और लिवोसिट्रिजिन क्या करता है, तो नाक बहना, खुजली होना, ठीक है, छींक आना, आंखों से पानी आना, तो इसमें लिवोसिट्रिजिन का हम उपयोग करते हैं। मैंने आपको जो है वो नाम से पहचानने वाली वीडियो में बता रखा है कि आप जो है वो मेडिसिन के पैकेजिंग से ही देखते ही समझ जाओगे मेडिसिन को कि इस मेडिसिन का उपयोग क्या होता है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे सिंपली जाके देख सकते हो। एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर वो वीडियो आप लोग एक बार देख ले तो वो वीडियो देखने के बाद आपको दवाइयों की काफ़ी जानकारी हो जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं वेट कफ के बारे में, यानी कि बलगम वाली खांसी का इलाज कैसे किया जाता है। बलगम वाली खांसी को अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है, जैसे कि फैलगम, सेप्टम, म्यूकस। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो बलगम वाली खांसी होती है, ये बलगम हमारे शरीर में बनता कैसे है। तो ये टेकिया या फिर से हो गया ब्रोंकस, तो इसके इनर मेम्ब्रेन के म्यूकस सेक्रेशन सेल से जो है वो हमारा बलगम बनता है, जिसके वजह से हमें वेट कफ जो है वो हो जाती है दोस्तों। चलिए अब हम जानते हैं वेट कफ मेडिसिन के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को वेट कफ हो गया है मतलब कि बलगम वाली खांसी हो गई है तो उसे ठीक कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली मेडिसिन है सल्ब्यूटामोल। इसका इस्तेमाल सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, अगर अस्थमा के लक्षण देखने के लिए मिल रही है किसी व्यक्ति को तो वो भी सल्ब्यूटामोल का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही साथ सीओपीडी में किया जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में ब्रीदिनेस
मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसमें हम जो है वो सल्ब्यूटामॉल या एस्थलीन 4 का इस्तेमाल करते हैं। कफिंग जैसे कि वेट कफ, ठीक है, बलगम वाली खांसी हो रही है, तो उसमें जो है वो सल्ब्यूटामॉल का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेडिसिन के पैकेजिंग पे, मैंने इससे पहले आपको बताया ही है कि आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि ये मेडिसिन जो है वो दोस्तों इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे जो है ना वो बना हुआ है। अब चलिए जानते हैं हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारा आता है वो लीवोसल्ब्यूटामॉल आता है, और इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, सीओपीडी, ब्रीदीनेस और कफिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये वेट कफ में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अस्थमा के सिम्टम्स किसी को दिख रहे हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मैं यहाँ पे अस्थमा के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि फ्यूचर में काफ़ी अच्छी वाली वीडियो आने वाली है, तो आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली मेडिसिन हमारी दोस्तों वो टर्ब्यूटालिन है। इसका इस्तेमाल लंग डिसीज, कफिंग, ब्रोंकाइटिस, सिम्टम्स ऑफ अस्थमा इन सभी में किया जाता है। और इसके डोज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीडी आप इसका डोज ले सकते हो। बीडी कहने का मतलब कि दिन में 2 बार आप इस टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। अगली वेट कफ मेडिसिन आती है वो दोस्तों जो है वो एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड आती है। इसका इस्तेमाल थिक फैलगम में किया जाता है। टू मच फैलगम, इसका मतलब क्या होता है, देखो थिक का मतलब होता है गाढ़ा या मोटा, ठीक है, और थिन का मतलब क्या होता है तो पतला। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हमारे को जो बलगम बनती है, बलगम वाली खांसी होती है, बलगम बन रही, तो वो क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है, ठीक है, काफ़ी गाढ़ा हो रहा है, तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं तो एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर टू मच फैलगम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बलगम वाली खांसी हो रही है, बलगम बन रही है, तो उसमें स्पेशली एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड का हम इस्तेमाल करते हैं। कितना डोज लिया जा सकता है तो बीडी आप इसका डोज ले सकते हैं, दिन में 2 बार यहाँ पे इस दवा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो दोस्तों वेट कफ के लिए एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड ही है, और ये एक टैबलेट होता है, थिन टैबलेट होता है। क्या करोगे आप इसे लोगे और लेने के बाद आपको पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वो जो है ना वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल जो है वो थिक फैलगम और टू मच फैलगम में किया जाता है, मतलब कि ये गाढ़ा बलगम हो रहा है, गाढ़े बलगम वाली खांसी हो रही है, तो उसमें जो है वो हम इसका एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस नाम से मार्केट में आता है तो स्ट्रेप्सिल्स नाम से ये आता है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे वेट कफ सिरप के बारे में हम जान लेते हैं। तो एस्थलीन एक्स नाम से यहाँ पे सिरप आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसका इस्तेमाल जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ कफ विद म्यूकस। अब मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देखो नॉर्मल ब्रोंकाइटिस कैसा होता है तो ये होता है, और अस्थमैटिक वाला ब्रोंकाइटिस कैसा होता है तो ऐसा होता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वेट कफ वाले सिरप में क्या होता है ना कि यहाँ पे ये हमारा ब्रोंकाइटिस जो है ना तो ये सांस लेने की नली होती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन आ जाता है, सूजन आ जाता है, या फिर से बलगम भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और हमारा कफिंग ज़्यादा होता है, तो हमें जो है वो बलगम वाली खांसी हो जाती है। लेकिन जो नॉर्मल ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, सांस लेने की नली है, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सीधा सा या ठीक ठाक सा है, और यहाँ पे होल ज़्यादा है, जिस वजह से हमें सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जो भी व्यक्ति यहाँ पे ड्राई कफ मतलब कि बलगम वाली खांसी से परेशान है या बलगम वाली खांसी उन्हें हो रखा है, तो उन्हें कुछ इस प्रकार से उनका वो ब्रोंकाइटिस होता है, सांस लेने की नली होती है। बट नॉर्मल बंदों की सांस लेने की नली जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है, काफ़ी चौड़ी या गोल सी होती है, तो उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके साथ साथ बलगम भर जाता है, जिससे सांस लेने की नली छोटी हो जाती है, तो उन्हें क्या हो लगती है, खांसी होने लगती है, बलगम वाली खांसी होने लगती है। तो उनमें जो है वो हम लोग एस्थलीन एक्स का इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी सारी मेडिसिन भी मैंने अभी तक आपको बता दिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन जो है वो मिलता है। अगली सिरप जो आती है वो दोस्तों यहाँ पे ब्रोजेडेक्स सिरप आती है, ठीक है, और ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है तो ट्रीटमेंट ऑफ कफ विथ म्यूकस, म्यूकस कहने का मतलब बलगम वाली खांसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जिनको अस्थमा के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हों तो वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सिरप जो आती है वो दोस्तों ये मार्केट में काफ़ी पॉपुलर भी रहता है, जो कि है यहाँ पे कॉफसिल्स DX
ठीक है। यहाँ पर ब्रोजेडेक्स SF लिखा हुआ, ये मिस टाइपिंग है बाय द वे। यहाँ पे ये जो सिरप है कॉफसिल्स DX नाम से आता है और इसका इस्तेमाल कफ विथ म्यूकस में किया जाता है। कोई भी पेशेंट को म्यूकस के साथ साथ बलगम वाली खांसी हो रखी है तो उसको जो है वो यहाँ पे कॉफसिल्स सिरप देते हैं। अगले सिरप के बारे में बात करें तो अगला सिरप जो है वो है यहाँ पे जेनकफ AM, ठीक है। इसका इस्तेमाल कफ विथ म्यूकस में करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मार्केट में जो है वो जेनकफ AM नाम से आता है। अब चलिए हम जानते हैं अगली कफ सिरप के बारे में, जो कि यहाँ पे बलगम वाली यानी कि बेड कफ सिरप आती है, तो ब्रोविस A। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ तो देख सकते हो यहाँ पे ब्रोविस A नाम से आता है, ठीक है ना। और इसमें जो है टर्ब्यूटालिन होता है, फिर से मिथेनॉल होता है, ठीक है, एम्बोक्सोरॉल हाइड्रोक्लोराइड होता है। तो ये सभी इसमें मिक्सचर होते हैं, सभी के कंपोजिशन से बना हुआ होता है ये। तो किसी भी व्यक्ति को वेट कफ हो गया है तो उसमें जो है वो इन सभी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि वेट कफ में किन दवाइयों का उपयोग किया जाता है, वेट कफ क्यों होता है, कैसे पहचानते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ड्राई कफ क्यों होता है, कैसे पहचानते हैं, किन दवाइयों का उपयोग किया जाता है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके साथ साथ आपको कोई अदर डिसीज़ पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको एक छोटा सा लाइक करना है, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर करना है ताकि हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिल सके। और दोस्तों इन सभी दवाइयों में से आपको किसी भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आप लोगों को जो है ना वो इन सभी दवाइयों में से किसी भी दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से कोई भी दवा का उपयोग करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट या मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा, तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।